बासवराज पाटिल। मान्य उपसभापति जी, आदरणीय श्री के रागेश जी ने बहुत परिश्रम करके शिक्षा के संबंधित एक बिल इस हाउस में प्रस्तुत किया है। उनका परिश्रम का मैं स्वागत करता हूं, परंतु आज जो रोज की शिक्षा क्षेत्र में चल रहा है उसी पर वो अपना अध्ययन कर एक बड़े परिश्रम से बिल लाए हैं। मैं जहां तक सोचता हूं इस बिल के अंदर जितनी परिपूर्णता होना चाहिए इसका बहुत बड़ा अभाव दिखाई देता है। कई दिनों से देश में चर्चा चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं सोचता हूं कि सरकार की नई शिक्षा नीति निश्चित कोई एक अर्थपूर्ण शिक्षा नीति होगी जिसमें आपका भी समस्याओं का समाधान लेकर सरकार आएगी, ऐसा मैं समझता हूं। इन बातों को रखते हुए मैं यहां पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूं। जैसे कि शिक्षा ज्ञान के लिए होता है। अभी जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बड़ा स्ट्रेस दिया गया, काफी सीट खाली है, क्यों नहीं भर्ती किया जाता है? अगर मैं सच कहूं तो भारत के अंदर आज 55 लाख इंजीनियर जॉबलेस है और वो 5,000 रुपए के महीने के तनख्वाह में नौकरी करने के लिए तैयार है। ऐसे स्थिति में कोई जाने वाला ही नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसे स्थिति में इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली पड़े हुए सीट को भेजना और विद्यार्थी का भविष्य को बर्बाद करना है। तो इस नाते से प्रोफेशन यानी वृत्ति कहा जाता है, प्रोफेशन। दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर शिक्षा ज्ञान के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी तक डिग्री, पढ़ाई, नौकरी इस नाम से शिक्षा हुआ है। आज थोड़ा बहुत चर्चा चल रहा है तो स्किल के नाम पर चल रहा है। अगर मैं सच कहूं तो शिक्षा ज्ञान के लिए होना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए। ये अपनी मूलभूत सरकार के नीति में परिवर्तन आना और देश के सबके लोगों के सोच में, एटीट्यूड में बदलाव आना, ये देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा कभी भी भारत दुनिया का पहला देश नहीं बन सकता है। इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए मैं आज कई चीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। जितने भी हायर एजुकेशन के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपने कहा है, हमारे कर्नाटक के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस है। आज 5.5 लाख लोग जॉबलेस है। कोई निश्चित नीति नहीं है सरकार के पास। अगर किसी चीज की, मार्केट की, पढ़ाई किसी क्षेत्र में डिमांड है तो उसका एक 20% ज्यादा हो, ये ठीक है। प्रोडक्शन मनमाने बढ़ाए जा रहे हैं, लोग अंधे से कॉलेज खोलते जा रहे हैं, फिर बाद में ऐसी स्थिति हो रही है ना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में विद्यार्थी है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी है। ये एक दयनीय स्थिति है। दूसरा, किसान के बेटे के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर मैं सच कहूं हर 100 में एक आदमी भी खेती करने के लिए वापस नहीं आता है। ये तो एक प्रकार मां धरती माता के साथ अपमान की बात है। कारण ऐसा क्यों हो रहा है? हमने 1000 सालों में अलग अलग लोगों के हाथ में काम करते करते एक नौकरी ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसी हमारी दयनीय मानसिकता बनी है। इस देश को इस एटीट्यूडनल चेंज से निकालना होगा। मैं कई बार विद्यालयों में बच्चों से पूछता हूं, बच्चे आप बड़ा होने के बाद देना पसंद करते हैं कि मांगना पसंद करते हैं? तो बच्चे कहते हैं कि हम देना पसंद करते हैं। फिर जब मैं कहता हूं देने वाले का हाथ ऊपर रहता है कि लेने वाले का हाथ ऊपर रहता है, तो बच्चे कहते हैं देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। फिर देने वाला मालक होता है कि मांगने वाला मालक होता है? बच्चे कहते हैं देने वाला मालक होता है। लेकिन आज हमारे देश के सारे घर के माँ बाप बच्चों को नौकर बनाना चाहती है, या तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनी के अंदर।
और यह भी मालूम है साक्षात सृष्टिकर्ता भगवान भी आकर देश के सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकता है। आज जो आंकड़े अपने देश में सच्ची स्वरूप में सामने हैं, उस आंकड़े के आधार पर हर 100 आदमी में, जनसंख्या की आदमी में केवल किसी भी सरकार आए, राज्य और राष्ट्र की सरकार, प्राइवेट कंपनी, इंडस्ट्री, सब प्रकार को मिलाकर 100 में 8 से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज नौकरी के पीछे 60 लोग पागल हैं। हर 100 पॉपुलेशन के अंदर 52 लोगों को यह निश्चित है नौकरी नहीं मिलने वाला है, लेकिन नौकरी की नशा लेकर वो निराशा होकर वापस घर जा रहे हैं। पढ़ाई इसलिए होता है कि विद्यार्थी का मनोबल जैसे जैसे ज्यादा पड़ता है वैसा बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, दुर्भाग्य से मुझे रोज मिलने के लिए आईएएस पढ़ने वाले विद्यार्थी आते हैं। जब आईएएस का रिजल्ट नहीं आता है तो मुंह छोटा होता है। इधर मैं लगभग 2000 विद्यार्थियों से बात किया। जब मैं उनसे कहा कि आप 2000 लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत हुए तो आप में से 5 लोग पास होंगे, तब तो बच्चों को गुस्सा आता है कि हमें पत्थर मारने की। मैंने कहा कि आप बताओ, आप आकाश की पंछी बनना चाहते हो कि पिंजरे की पंछी बनना चाहते हो? अगर आप आईएएस पास करोगे तो एक ऑफिस में बैठकर 15 साल तक डीसी बनकर एक जिले में काम कर सकती है। पढ़ाई जब ज्ञान के लिए होता है, अगर परीक्षा में पास भी नहीं होता है तो उस ज्ञान को सारी दुनिया में वो अपने को उपयोग कर सकता है। तो बच्चों ने कहा कि हम आकाश की पंछी बनना चाहते हैं। तो हमारी बच्चों को आकाश की पंछी बनाने के लिए पढ़ाना होगा। विशाल दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व को जमाने के लिए खड़ा करना होगा। और आज जो केवल नौकरी 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 इस नाते से जिसको नौकरी नहीं मिलता है उसका चेहरा मुरझा जाता है, निराशा में रहता है। कई लोग तो 40-45 साल तक एकदम दर दर भटकते हैं, खेत बेचते हैं, जमीन बेचते हैं। दूसरी तरफ धरती माता की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, इधर नौकरी के लिए पागल के समान पीछे लगे हैं। तो हमारे देश के एटीट्यूड को चेंज करना होगा। आज हमारे देश के अंदर इस नौकरी के नाम पर पिछले 50-60 साल के अंदर जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन थे, हजारों सालों से घरेलू उद्योग थे, उनका भी हम नाश कर दिया। अब नए सिरे से सोच रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट करो, ट्रेडिशनल स्किल को भी डिग्री दो, ट्रेडिशनल स्किल को भी सर्टिफिकेट दो। एक तरफ 50-60 साल में हमने हत्या किया, अब फिर उसको पुनर्जन्म देने का कोशिश कर रहे हैं। कितना बड़ा अपराध आज हमारे पीढ़ी के साथ करके आज करोड़ों विद्यार्थी जवान आज रोड पर खड़े होने की स्थिति हमारे देश में हमने तैयार किया है। इसे हमें बहुत सीरियसली सोचना होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह आग्रह करूंगा, नया शिक्षा नीति जो होगी, मैं ये विश्वास करता हूं वो शिक्षा नीति ज्ञान के लिए होना चाहिए, वो शिक्षा नीति आकाश की पंछी बनाने के लिए होना चाहिए, जो मस्ती स्वतंत्रता के अंदर अपना जीवन का भविष्य निर्माण करे। अभी मैं एक विद्यालय में 12वीं विद्यार्थी से सवाल पूछा तो विद्यार्थी मुझसे कही कि पाटिल जी मैं आगे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। सच है कि कोई भी बच्चे के मन में सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बच्चा जैसा ही घर में जन्म लेता है तो माँ कुछ बनानी चाहती है अपने बच्चों को। बाजू घर में अगर कोई मेडिकल किया हुआ है पड़ोस में तो मेरा बेटा भी मेडिकल करना चाहिए। बाप बोलता है नहीं बेटा इतना पैसा नहीं है, तुम इंजीनियरिंग करो। घर में दादा दादी बोलते हैं नहीं बेटा तू घर में रहना, तुम टीचर बनो, लेक्चरर बनो। स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने जाता है किसी विषय में ज्यादा नंबर लेता है, टीचर बोलता है तुम मैथमेटिक्स में एमएससी करो। लेकिन इस बच्चे का मन में क्या है आज कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब तक उसके अंदर की भावना को समझे बिना हम जबरदस्ती बच्चों पर थोपने जा रहे हैं, इसके लिए परिणाम विपरीत निकल रहे हैं। इन सब चीजों का शिक्षा की नीति में आज की आपका बिल में अभाव दिखाई देता है। अभी एक आश्चर्यजनक उदाहरण बताता हूं। एक रमेश बलीद नाम का 16 साल तक भैंस चराते हुए फिरता था, कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था। उसके पास बेंगलुरु का एक एनजीओ वाले ने आया और उस बच्चे से कहा उसका गांव में 110 मकान है,
इस लड़के से कहा कि तुमको हम अंग्रेजी पढ़ाने ले जाते। 16 साल का लड़का एक दिन भी स्कूल नहीं गया, केवल भैंस चरा के रहा अपने कंधे पर लाठी रखकर। जब ये जाने के लिए हिचकिचा रहा था अपने माँ को छोड़कर, इसका छोटा भाई ने कहा, बड़े भाई हम भी पढ़े नहीं, तुम भी पढ़े नहीं हो, तुम जाओ, मैं माँ की चिंता करूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, यह बालक 16 साल के बाद पढ़ाई के लिए गया। केवल 4 महीने वो इंग्लिश पढ़ा। आज कर्नाटक प्रदेश के अंदर ही इज नंबर 1 पॉपुलर स्पीकर इन कर्नाटका टू द कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग। 4 महीने के अंदर ही इज वेल नोन नेम, रमेश बलीद नाम से। अंबानी परिवार वालों ने उसे 50,000 तनख्वाह देकर नौकरी करके लिए कहा। लेकिन उस बालक ने कहा कि मेरी माँ कही है कि मुझे मेरे गांव में रहकर गांव की बच्चा को चिंता करो, मैं आपके नौकरी को नहीं आऊंगा, मेरे गांव में रहकर मेरे बच्चों के साथ कभी बात सुनाने के लिए आऊंगा, लेकिन मेरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार मौलिक विचारों को बच्चों के मन में भरना। क्यों? उस आदमी को 4 महीने में ज्ञान कैसे आया? उसके दिमाग के ऊपर माँ ने कुछ नहीं लिखा था, बाप ने कुछ नहीं लिखा था, दादा दादी ने कुछ नहीं लिखा था। बच्चा एक क्लीन स्लेट होता है। हम ही लोग अपने बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे के मन में क्या है, थोड़ा भी अगर हम नहीं सोचेंगे तो केवल हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए भी हम अन्याय करते हैं। इसीलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम की जो सोच है, उनकी जो शिक्षा की नीति है, लीड इंडिया नाम का जिस संस्था से वो पढ़ाई को प्रोत्साहित करते हैं, वो कहते हैं कि पहले बच्चों से इंटरेक्ट करो, उनकी मन की भावना को समझो। अगर बच्चे 30 प्रकार के अलग अलग स्किल में होशियार है तो बोलना तुम इस फील्ड के लीडर हो, तुम खेल के लीडर हो, तुम विज्ञान के लीडर हो, तुम साहित्य के लीडर हो, तुम भाषण के लीडर हो, तुम प्रबंध लिखने में लीडर हो। इस प्रकार उसको लीडर बनो। फिर उसको बोलना तुम्हारी इस लीडर को राष्ट्र और दुनिया के स्तर पर ले जाना है तो तुमको कम से कम डिग्री तक पढ़ना होगा। तब वो अपनी आशा के लिए अन्य विषयों को भी पढ़ेगा, तब कोई अर्थपूर्ण नतीजा निकलेगा। दुनिया के अंदर हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जवानों का देश भारत 220 में होने वाला है, लेकिन नाम से जवान हैं, अगर इस देश के जवानों में वो चेहरा ही नहीं है। आज एक भी जवान अगर सच्चा पुरुषार्थ होता तो गांव में खेती करने के लिए जाता। आज गांव बर्बाद सूना पड़ रहे हैं। आगे आने वाले चित्र इतना भयानक लग रहा है कि और 14 साल के अंदर गांव की आबादी 30% होगी, शहर की आबादी 70% होगी, तो गांव डेस्टिट्यूट होम बनेंगे। अगर हमको खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो हम क्या खा के जी सकते हैं? देश के सामने एक भयानक संकट है। माननीय मंत्री जी से मैं विनती करता हूं, आने वाले शिक्षा नीति के अंदर गांव और कृषि और गांव से जुड़े हुए जितने भी धंधे हैं, गांव का उत्पादन गांव में हो, गांव का बिक्री गांव में हो, गांव वाला कपड़ा सिलाने, तरकारी के लिए, दूध के लिए, दही के लिए, छोटे मोटे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए 80% आवश्यकता गांव में पूर्ति करे। अगर मैं सच कहूं तो आजादी से पहले गांव भारत में स्वतंत्र थे। सच कहूं तो ये बात उल्टा हो गया है। अब गांव उजड़ गए हैं, गुलाम हो गए हैं। शहर जो गांव की सुख के लिए बने थे, आज गांव को खून चूसने वाला शहर बन गया है। हमारे एटीट्यूड में, हमारे सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए मैं आदरणीय माननीय सदस्य से ये बात है कि आज जो शिक्षा नीति चल रही है उस पर आपने बड़ी मेहनत की है, और जो हुनर है उसको पढ़ने के लिए अवकाश मिलना चाहिए, उसके लिए आप अलग अलग प्राविधान किए हैं। लेकिन मूलतः हमारी शिक्षा का सोच ही आज तक गलत रास्ते पर चले आया है। अभी भी ये सरकार में भी स्किल पर आके हम रुके हैं। फिर वापस जब तक हम ज्ञान के लिए शिक्षा नहीं जाएंगे तब तक भारत देश दुनिया का पहला देश कभी नहीं बन सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उसकी होती है जिसके यहाँ ज्ञान होता है। एक जमाना था हमारा देश 600-800 साल तक रिसर्च में, संशोधन के अंदर, दुनिया के अंदर
अगर 100 संशोधन होते थे तो 97 संशोधन भारत के अंदर होते थे। आज बाहर देखने के लिए काफी सुविधाएं आए हैं, तरक्की हुआ है, संपत्ति आए हैं, कार आया है, विमान आया है, लेकिन विश्व की संशोधन करने की अपनी क्षमता 97 से जाकर 3 को आके उतरा है। कितना शर्मनाक बात है, हम कितने पीछे चले आए हैं। बाहरी दिखावा ज्यादा हो गया है, अंदर की ठोस गुण समाप्त हो गए हैं। दूसरा, आज की राजनीतिक अन्यान्य व्यवस्था के कारण तो देश का सबसे बड़ा मालिक किसान होता है। मैं तो मेरे जीवन में मानता हूं, इस सृष्टिकर्ता भगवान के बाद अगर सबसे बड़ा देवता अगर दूसरा इस धरती के अंदर कोई है, पशु पक्षी कृमि कीट नाना प्रकार की जीव जनता को, चोर मकोड़े सबको अन्न देकर खुद भी खाता है, दुनिया को भी अन्न देता है। ऐसा अगर कोई बड़ा भगवान इस दुनिया में है तो वो किसान है, लेकिन उसको हमारी रोज की राजनीति ने भिखमंगा बना के खड़ा किया। हम रोज उनकी भलाई की बात करते हैं, वास्तव में हम कोई उनकी भलाई करने वाले होते हैं। हमारी सोच में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यक है। आज भी हाथ से काम करने वाली हमारे देश की कला में अपरिमित शक्ति है। जितनी भी महिलाएं कारीगर करते हैं, गांव में जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के हुनर होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। आज भी दुनिया का जो एक्सपोर्ट होता है 40% घरेलू उद्योग से होता है, बड़े बड़े कारखाने से नहीं होता है। हमारी सरकार की शिक्षा नीति ऐसी होना चाहिए जिसमें लोग मालक बने, सब नौकरी के लिए हाथ पसारने वाले नहीं बने। धंधा छोटा हो सकता है, धंधा बड़ा हो सकता है, लेकिन अपने जगह पर वो मालक ऐसा महसूस करेगा, वो आनंद बड़ा होगा, वो संतोष बड़ा होगा और उसके द्वारा देश की छवि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बात आज की इस सभा के अंदर रखते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, शिक्षा का नीति और इतना पढ़ाई के बाद क्या हो रहा है ये कहूंगा तो और आपको आश्चर्य होगा। 100 लोग IIT पास होते हैं, उसमें से 100 में 92 लोग 92% लोग मल्टीनेशनल कंपनी की सेवा करने जाते हैं। इन रिटर्न वो फिर हमारा सर मुंडाने का काम करते हैं। क्या हमारे देश को लूटने के लिए हम सबसे बड़े विद्वान IIT के लोगों को तैयार किया? धीरे धीरे हमारे देश की आज की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इसके ऊपर भी कभी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ, कहीं भी आ जाते हैं वो। हाँ हाँ, वैसा ही सारी व्यवस्था चलाने वाले IAS, मेरे कई मित्र रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जो IAS व्यक्ति के प्रति एक 25 साल 30 साल पर छवि थी, आज छवि समाप्त हो गई है। वही IAS अधिकारी दिल्ली के सरकार को अलग सा सलाह देते हैं, वही IAS अधिकारी भारत सरकार को अलग से सलाह देते हैं और आपस में हम झगड़ते बैठते हैं। क्या उनके लिए कोई नियम नहीं है? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? मैं नहीं कहना चाहता हूं। एक IAS अधिकारी ने कहा कि अगर हर 100 IAS अधिकारी रिटायर होते हैं, जिनकी छवि 100 में 85 लोगों का खराब है। अगर मेरे देश के अंदर IIT, IIT और IAS ने मां के दूध के समान, अगर इनका नियत ही खराब हो जाएगा तो हम इस देश का भविष्य को कैसे बना सकते हैं? इसीलिए मेरे मित्र आदरणीय श्री आपसे के जी से विनती करता हूं, आपने बड़े परिश्रम से बिल लाए हैं, मैं आपका 100 धन्यवाद देता हूं। लेकिन वास्तव में शिक्षा के द्वारा जो श्रेष्ठ परिवर्तन आना चाहिए, देश को कल फिर एक बार भारत को विश्व का गुरु बनाना चाहिए, उस दिशा में जो मौलिक विचार होना चाहिए वो इस शिक्षा के आपके बिल में भी नहीं है। अभी तक जितने भी सरकार काम किए हैं वो पूर्णता के तरफ जा रहे हैं, उस ज्ञान की शिक्षा से हम अभी दूर हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं, कल जो नया शिक्षा नीति आएगी वो ज्ञान की शिक्षा नीति होगी।
कल जो नया शिक्षा नीति आएगी वो नौकरी वालों को सम्मान देने वाला नहीं, हर प्रकार का धोबी है, दर्जी है, चमार है, कमार है, हर वृत्ति वाले को गौरव से देखना। क्या बिना जूता पिए पहने हम जिंदा रह सकते हैं? बिना बाल कटाए हम जिंदा रह सकते हैं? क्यों उनको गौरव नहीं मिलना चाहिए? आज फ्रांस और जर्मन जैसे देशों में इन वृत्तियों को जो गौरव है वही गौरव भारत के अंदर मिलना चाहिए। इस प्रकार टोटल थिंकिंग हमारी शिक्षा नीति के अंदर होने की जरूरत है। इन सब तथ्यों के आधार पर मैं माननीय सदस्य से विनती करता हूं, आपने जो बिल लाया है मैं आपके परिश्रम को 100 बार प्रणाम करता हूं, लेकिन जो ये चलता हुआ गाड़ी के लिए आप बिल लाए हैं, गाड़ी ही गलत रास्ते पर जा रहा है। नया शिक्षा नीति आने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय सभा उपाध्यक्ष जी से विनती करते हुए कहता हूं कि एक ठोस सोच अपनी देश के शिक्षा के बारे में हो और इस देश के लिए एक नया उज्जवल भविष्य हो, जहां सबसे दुनिया का ज्यादा रिसर्च स्कॉलर भारत से निकले, दुनिया के मालिक बनने वाले इस देश के अंदर निकाले। दुनिया के अंदर अपनी सारी दिमाग को बेचकर गुलाम के जैसे काम करने वाले नौकरों के लिए ये देश नहीं है। दुनिया का मालिक बनकर, दुनिया का दिशा निर्देश बनकर काम करने वाला भारत बनाने की शिक्षा नीति आएगी तो वो इस देश के लिए सबसे आनंददायक शिक्षा नीति होगी। इस प्रकार की शिक्षा नीति के लिए हमारा सरकार काम करे तो निश्चित हमारी मोदी सरकार के बारे में इस देश के अंदर एक सबसे बड़ी गौरव की छवि आएगी। इस छवि के लिए माननीय मंत्री जी काम करें, इस प्रकार की विनती माननीय उप सभापति के द्वारा विनती करते हुए मैं माननीय सदस्य से विनती करता हूं, अगर आप मेरे बात से सहमत है तो इन श्रेष्ठ विचारों के बैकग्राउंड में आप अपना बिल वापस लेकर सरकार को इन तथ्यों के आधार पर एक नया बिल लाने के लिए आप अपनी सारी ताकत लगाए। ऐसे विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको प्रणाम। धन्यवाद।